टू गो लीगल। आज हम शुरू करेंगे ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। सही है कि तीसरा बंदा जो पार्टी टू सूट नहीं है उसका ओपिनियन कब रेलेवेंट होगा। एंड सी मुझे ना थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है आजकल, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि कल से वीडियो रेगुलर रहे, यानी कि 2 दिन में एक तो आ ही जाए। सही है, चले। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ लॉ, फॉरेन लॉ। अब कई बार या तो वो लॉ दे देंगे, सही है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार इंडियन लॉ दे देंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। फॉरेन लॉ क्या है, हमारी कंट्री का मैटर नहीं है, ठीक है, तो उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन चल जाएगा, लेकिन इंडियन लॉ पे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगा। नेक्स्ट है कोई भी साइंस, आर्ट या कोई अदर फील्ड का, जो मतलब मैं एज अ जज जो एक्विंटेड नहीं हूँ चीज़ों के, तो उसका एक ओपिनियन की बात हो रही है। एज टू आइडेंटिफाई ऑफ द हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन दैट फॉरेन लॉ साइंस। बस यहाँ पे ये चीज़ रखनी है, स्पेशली स्किल्ड। सही है, अब स्पेशल स्किल कैसे आएगी वो आगे देखते हैं। और एनी अदर फील्ड और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिफाई ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन आर रेलेवेंट एंड सच पर्सन आर एक्सपर्ट। रेलेवेंट होंगे, एडमिसिबल नहीं बोला उन्होंने। सही है, अब है इलिस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कोज्ड बाय पॉइजन। अब जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का कि उस पॉइजन के सिम्टम्स क्या होंगे, क्या है वो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि उससे उस जहर से उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट वॉज बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट or that he was doing what was either wrong or contrary to law. Opinion of expert upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly shown unsound। बस ये देखना है कि क्या वो अनसाउंड बंदा ऐसे काम करता है या नहीं करता, वो सिम्टम्स जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन इज whether a certain document was written by A, another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. Opinion of expert on the question whether the two documents are written by the same person or the different person are relevant। सही है, हैंड राइटिंग मैच करते हैं ना कोर्ट में, वैसा। अब नेक्स्ट है when in the proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to the information transmitted or stored in computer resources or any other electronic or digital form, the opinion of examiner of electronic evidence refer to section 79A IT एक्ट का वो रेलेवेंट हो जाएगा। यानी कि जो एग्जामिनर है उसे हमने क्या मान लिया है, एक्सपर्ट। सही है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बस वही वाली बात है, ये एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 40 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ये ना सेक्शन मुझे जनरली याद नहीं रहता था पहले, अब मैंने कैसे याद किया या फिर मुझे कैसे समझ आया ये, मैं ना ये सोचती थी कि यार बियरिंग अपॉन का क्या ही सीन है। अब इसमें ये है कि देखो, एक ओपिनियन दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपर्ट हूँ, सही है, और मैं बोलती हूँ कि यार इस बंदे की जो डेथ हुई है वो गोली लगने से नहीं हुई, उसकी गला दबाने से डेथ हुई है, ठीक है। तो पहले क्या सिचुएशन थी भाई, गोली लगने से डेथ हुई है। अब सिचुएशन क्या आ गई कि गला दबाने से डेथ हुई है, तो यानी कि अगर वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है तो भी रेलेवेंट हो जाएगा। इनकन्सिस्टेंट है, अब यहाँ पे अपनी बातें इनकन्सिस्टेंट है तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा। सही है, यानी कि एक्सपर्ट की बात जो है अगर मैच कर रही है सिचुएशन से तो वो रेलेवेंट होगा ही, लेकिन अगर नहीं कर रही ना तो भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाता कि यार ये नहीं है तो क्या होगा, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब है फैक्ट नोट अदरवाइज रेलेवेंट। वैसे तो वो चीज़ रेलेवेंट नहीं होगी, आर रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट और इनकन्सिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलेवेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, देखें। Question is whether A was poisoned by the certain poison, the fact that other person who were poisoned। अब जो दूसरा बंदे ने वो जहर खाया उस पर तो अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, और A ने जो सेम पॉइजन खाया उसमें अलग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है ना कोई चीज़ में तो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, तो यहाँ पे वो रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू अ हार्बर इज कॉज्ड बाय अ सर्टेन सी वॉल, the fact that other harbor similar situation in other respects but where there were no such sea walls begin to be obstructed at about the same time is relevant। तो उसी सेम टाइम पे अगर वो सी वॉल है या नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो वो चीज़ रेलेवेंट हो जाएगी कि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना बात से। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 41 ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग एंड द सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। कब होंगी, व्हेन द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वॉज रिटन और साइन। लिखा भी गया है या साइन भी किया, दोनों इसमें मेंशन है। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्विंटेड, एक्विंटेड बोला है,
ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बोला। अगर मैंने आपकी हैंडराइटिंग देखी है या मैं आपकी रोज़ मतलब मान लो मैं आपकी रोज़ क्वेश्चन चेक करती हूँ, तो एक दिन मेरे पास ये सिचुएशन आई कि मुझे पहचानना है कि सेम जो राइटिंग है वो उस बंदे की है जिसके आप चेक करते हैं क्वेश्चन या नहीं है, तो आई एम एक्विंटेड विद योर हैंड राइटिंग, तो मैं इस मामले में एक्सपर्ट की तरह काम करूँगी। सही है। विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज़ सपोज टू बी रिटन और साइंड, दैट इट वॉज और वॉज नॉट रिटन और साइंड बाय द पर्सन, दोनों ही सिचुएशन में रेलिवेंट है। अगर मैं कह दूँ सेम राइटिंग है तो भी तुम्हारे फेवर में है, अगर मैं कह दूँ डिफरेंट राइटिंग है तो किसी और की राइटिंग है तो भी ये चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज़ सीन दैट पर्सन राइट। उसने अगर उसे देखा हुआ है, अगर क्वेश्चन आ जाता है इसका तो लिखने के लिए he has seen that person right, or when he has received the document purporting to be written by the person in answer to the document written by him, यानी कि मैं आपको एक लेटर लिख रही हूँ, आप मुझे रिटर्न में एक लेटर लिख रहे हैं। सही है। और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन, और व्हेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इन जनरल मैंने तुम्हें देखा है डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by और दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिट टू हिम। सही है। तो हमें क्या याद समझना है कि मैं या तो मैंने आपकी हैंड राइटिंग को देखा है, ठीक है, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं आपस में और तुम्हें मेरी राइटिंग पता है, मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग पता है, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि मैं मान लो तुम्हारी रोज़ नोटबुक चेक कर रही हूँ तो, या फिर हैबिचुअली तुम सबमिट कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। सॉरी, एक्विंटेंस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगी। अब है इलिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए, अ मर्चेंट इन ईटानगर, B is a merchant in Bengaluru who has written letters addressed to A and received। अब यहाँ पे क्या एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हो रहा है, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की हैंड राइटिंग देखी है हैबिचुअली, तो ये रेलेवेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अभी अपन ने पढ़ा था कि इशूइंग अथॉरिटी है या फिर एग्जामिनर है, वो रेलेवेंट होगी उनकी स्टेटमेंट। ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जनरल कस्टम राइट, और अब मुझे आप बताएंगे कि जनरल कस्टम और राइट्स का आपने पहले 2 सेक्शन पढ़ लिए, वो कहाँ कहाँ पढ़े हैं। ठीक है। नहीं भी बताना इन केस आपको, तो अपना नोटबुक में मेंशन कर लेना या अपने बैरक में मेंशन कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। सही है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियन as to the existence of such custom right of the person who would be likely to know if existed are relevant। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर गांव में रह रही हूँ, मुझे उस गांव का एक पर्टिकुलर कस्टम है जो हमेशा होता है। मान लो एक जगह पे हर साल मेला लगता है। ठीक है। यानी कि मेरा जो शहर है वहाँ पे ना हर साल जागरण होता है। ठीक है, श्याम बाबा का एक ही जगह पे। तो अब वो एक काइंड ऑफ कस्टम बनता जा रहा है। तो अगर इन केस फ्यूचर में मेरे से कोई पूछता है तो मैं एक्विंटेड हूँ उस फैक्ट के। ठीक है। और मुझे स्पेशल नॉलेज भी हो उस चीज़ की, तो मैं ईजिली बता सकती हूँ। तो बस ये है कि ओपिनियन उस बंदे का रेलेवेंट हो जाएगा, और मेरा कोई केस से लेना देना नहीं है, बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन हूँ ना, तो मेरा इन जनरल ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। बट इससे अगर किसी जनरल कस्टम राइट से रिलेटेड कोई बात है तो मेरा मैटर करेगा ओपिनियन। सही है। नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन। द राइट of the villager of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section। सही है। देखें यहाँ पे जनरल कस्टम भी है, जनरल राइट भी है। सही है। नेक्स्ट ओपिनियन एज टू द यूसेज टेनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट कब होगा? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेज और टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ अ मैन और अ फैमिली और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन और द मीनिंग ऑफ द वर्ड term used in a particular district or by a particular class of people, opinion of the person having special means of। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है ना, उसके किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इसी सेक्शन में लगाओगे जहाँ कोई ओपिनियन वगैरह की बात आ जा रही है, रिलेशनशिप वगैरह की, ऐसा कुछ, तो स्पेशल नॉलेज जो है हमेशा तुम्हारा काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 44 ओपिनियन ऑन द रिलेशनशिप। ये भी आ गया, दोबारा रिलेशनशिप वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। कहाँ हमने पहले पढ़ा था, रिकॉल करो उस चीज़ को, एक्टिव रिकॉलिंग काइंड ऑफ थिंग है ये। चलें, सेक्शन 44 क्या बोल रहा है? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, ओपिनियन एक्सप्रेस बाय। अब यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप के ओपिनियन में और वहाँ जो हमने 26 में पढ़ा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप मतलब खुद कैलकुलेट करके देखना। ठीक है। रिलेट करना, समझ के देखना कि क्या
ताकि आपको सेक्शंस भी याद रहें और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। सही है। प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन द प्रोसीडिंग। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतना सफिशिएंट नहीं होगा। मान लो एक कपल रह रहा है लिव इन में 10-12 सालों से, ठीक है, उनका बच्चा भी है, बढ़िया सब चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, मैरिड कपल है। सही है। तो ये कह रहा है कि अगर डाइवोर्स का केस है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मैरिज को प्रूव करना है तो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा, शैल नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है, रेलेवेंट होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशंस क्या है। क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी आर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड और ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज अ हस्बैंड और वाइफ, वो रेलेवेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट, कि लेजिटिमेट सन की तरह ही ट्रीट किया गया था उसे, तो वो रेलिवेंट होगा। सही है। नेक्स्ट है ग्राउंड ऑफ ओपिनियन, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पूछा जाता है। Whenever the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based relevant होगा। Illustration देखते हैं। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming the opinion, बता सकता है ना। बस तुम्हें याद रखना है कि ग्राउंड ऑफ ओपिनियन जो है सेक्शन 45 में है और वो रेलेवेंट होते हैं बस। अब है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम जनरली इग्नोर करते हैं बट इंपॉर्टेंट है तो पढ़ो। सिविल केस में क्या है। In the civil case, the fact that the character of any person concerned is such as to render the probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant। बस तुम्हें कैसे याद रखना है, सिविल केस, कैरेक्टर, irrelevant, सेक्शन 46 बस। एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। अगर हम इसके एक्सेप्शंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं रेलेवेंसी के केस में, मतलब जहाँ रेलेवेंट हो गए उसके केस में। फर्स्ट जो है ये दे ही रखा है, इन सो फॉर एज द करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम अदर फैक्ट्स, यानी कि इफ़ अदरवाइज रेलेवेंट, तो यहाँ पे लिख दो एक्सेप्शन में अदरवाइज। सही है। सेकंड लिखो सेक्शन 50, अभी बताऊंगे वो जब डैमेजेस वो करने होते हैं। और थर्ड जो है, अगर वो जो कैरेक्टर है वो खुद फैक्ट इन इशू है, जैसे डाइवोर्स का केस हो गया है ना, अडल्ट्री है तो अडल्ट्री अपने आप में एक कैरेक्टर असैसिनेशन का काइंड ऑफ थिंग है, तो वैसा। तो 3 चीज़ें हैं, अदरवाइज रेलेवेंट, सेक्शन 50 और फैक्ट इन इशू वो खुद है। नेक्स्ट है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, द गुड कैरेक्टर इज़ रेलेवेंट। ठीक है, तो आपको 47 लिखना है, गुड कैरेक्टर लिखना है और रेलेवेंट लिखना है। ठीक है, बैड नहीं है, गुड कैरेक्टर है। 48 इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, यानी कि जो वो रेप के ऑफेंसेज है वो सारे, वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट, कंसेंट का अगर क्वेश्चन आता है इन इशू, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस, किसकी बात हो रही है, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ विक्टिम। ठीक है, ऑफ सच persons previous sexual experiences with any person shall not be relevant on the issue of such consent or quality of the consent। हम हमेशा ना कंफ्यूज रहते हैं कि एक्यूज्ड का ही करेक्टर की बात हो रही है, करेक्टर वर्ड आते ही एक्यूज्ड की ही बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे विक्टिम की बात हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 49 जो बात करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, द फैक्ट दैट द एक्यूज हैज़ अ बैड कैरेक्टर। जब हमने गुड कैरेक्टर की बात करी तो वो रेलेवेंट हो गया कि हाँ उसका तो बैकग्राउंड अच्छा है। बैड कैरेक्टर जो है वो इररेलेवेंट होगा, एक्सेप्शन अनलेस एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई इससे तो दूध से धुला कोई बंदा ही नहीं है, इससे तो शरीफ कोई, उसके अगेंस्ट यू कैन गिव द एविडेंसेस, अदरवाइज कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा, बैड कैरेक्टर। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द केसेज इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इन इट सेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू, जो अपन ने देखा है अभी। अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट। अब ये देखो, अब किसी का बैड कैरेक्टर मुझे दिखाना है तो मैं दिखा सकती हूँ ना कि यार ये तो जेल जाता रहता है, ठीक है, तो इस केस में प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रिलेवेंट होगी। अब आता है हमारा सेक्शन 50, कैरेक्टर फॉर एज अफेक्टिंग द डैमेजेस, डैमेजेस को अगर इफेक्ट कर रहा है तो। इन द सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, वो रेलेवेंट होगा, विच ही ought टू रिसीव इज रेलेवेंट। अब यहाँ से एक तो यही क्वेश्चन बनता है अमाउंट ऑफ डैमेजेस वाला, सेक्शन 50 वाला। सेकंड जो है क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेनेशन से। यहाँ ये कह रहे हैं कि बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन दोनों ही रेलेवेंट होंगे या दोनों ही कैरेक्टर में इंक्लूड होंगे, पर जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन की बात हो रही है, इन पर्सन की या फिर पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्या है इमेज, मेरी एक इमेज है बहुत अच्छी है सोसाइटी में, ऐसा है,
ठीक है। पर मेरी एक लड़की के साथ मेरी झगड़ा हो गया, मेरा उससे लड़ाई हो गई, मैंने उसे बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने उसे बोला ऐसा, पर मेरा जनरली तो मैं वैसी नहीं हूँ ना, मेरी जनरल रेपुटेशन तो वैसी नहीं है ना। तो बस यही वाली बात बोल रखी है कि जो जनरल चीज़ें हैं वो काउंट होंगी, एक पर्टिकुलर इंसान के साथ मैंने कैसे बिहेव किया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो काउंट नहीं होगा। सही है। अब है हमारा जो थर्ड पार्ट है फैक्ट विच नीड नोट ऑन प्रूफ, और बात कर रहे हैं हम फैक्ट विच नीड नोट टू बी प्रूव्ड। ये भी कर लेते हैं ख़त्म इसी उसमें वीडियो में। सेक्शन 51 बात कर रहे हैं नो फैक्ट फॉर विच या ऑफ विच द कोर्ट विल टेक द जुडिशियल नोटिस, ठीक है। तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब जुडिशियल नोटिस क्या होता है ना, ये ध्यान से समझना, बहुत कम ऐसा होता है हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जुडिशियल नोटिस क्या होता है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट खुद से ही उस चीज़ को कंसीडर कर लेगा, संज्ञान ले लेगा, या उसे मतलब इसे ना ऐसे समझो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सन राइज इन द ईस्ट, तुम्हें पता है, ठीक है। सिमिलरली कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट को या तो सामने सामने दिख रही है, या कोर्ट को पता है कि वो चीज़ ऐसी ही है। जैसे अगर रोड पे रेड लाइट हो रही है तो इसका क्या मतलब है, मैं कोर्ट को नहीं बताऊंगी कि सर रेड लाइट हो रही थी जिसका मतलब ये होता है, नहीं, वो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्ट उसको खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेगा। सही है। अब देखो किस किस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। अब मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगी, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया देती रहूँगी। कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, नेमली ऑल द लॉज इन द फोर्स इन टेरिटरी में, मतलब इंडिया में जो भी फोर्स लॉ हैं सबका। अब ये कह रहे हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, फॉरेन लॉ का नहीं बोल रहे। सही है, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन में आपने क्या देखा था, फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि ओपिनियन लिया जा सकता है उसके रिगार्डिंग, इंडियन लॉ के रिगार्डिंग नहीं लिया जा सकता। इसी तरीके से जुडिशियल नोटिस इंडियन लॉ के रिगार्डिंग लिया जा सकता है, फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग नहीं लिया जा सकता, ठीक है। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है कोर्ट कैन ईजिली रीड इट और अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है उसका। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई भी डिबेट्स है या कोई भी प्रोसीडिंग्स है, वो सारी सील्स ऑफ द ऑल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल, यानी कि इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक बार क्वेश्चन बना था यहाँ से रूल ऑफ रोड से, तो एक बार रीडिंग ले लेना बस। सही है। सेकंड क्लोज कह रहा है कि इन द केस रेफर टू सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो ऑल द मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोर्ट में रिजोर्ट फॉर एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस, or if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book, document, or it may consider necessary to enable it to do so. अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो, देखो हिस्ट्री एग्जैक्टली सबको भी नहीं पता, ठीक है, या तो हिस्टोरियंस को पता होगा या उस पर किसी ने रिसर्च करी होगी, उस पर कोई बुक लिखी होगी, उसका हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो अगर मान लो इसे ऐसे समझो जैसे एम लक्ष्मीकांत है ना, तो पॉलिटी के लिए बच्चे हमेशा एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं। तो कोर्ट को अगर लगेगा कि यहाँ से मैं कोई रेफरेंस ले सकता हूँ तो कोर्ट बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, जुडिशियल नोटिस उसका ले सकता है, पर उसको रिबट किया जा सकता है। सही है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 53, बात करता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक बार फैक्ट जो एडमिट हो गए उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडमिट कौन कर सकता है, हमेशा अपोजिट पार्टी करेगी। आपने एडमिशन में पढ़ा था कि अपोजिट पार्टी यानी कि या तो मैं अपने अगेंस्ट कोई बात बोल रही हूँ, ठीक है, तो अगर वो एडमिट हो गए हैं तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। लेकिन कोर्ट को लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये झूठ बोल रहा है बंदा या गलत एडमिशन कर रहा है चीज़ का दूसरे को बचाने के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए, तो कोर्ट जो है कहेगा कि भाई तुम एक काम करो, एविडेंस लेके आओ इस पर, ठीक है। देखते हैं नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स विच द parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, which by any rule of pleading। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि या तो वो एडमिट कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं दोनों एडमिट करने के लिए, ठीक है, हियरिंग में, यानी कि कोर्ट में हियरिंग चल रही है उसमें एडमिट करने के लिए एग्री कर देते हैं, या राइटिंग में उसे एग्री कर लेते हैं, या डीम टू हैव एडमिटेड यानी कि प्लीडिंग्स में, जैसे मैंने WS में या तो मैंने लिख दिया उसमें कि हाँ ठीक है ये बात मैं मान लेता हूँ, या मैंने उस पर कोई बात ही नहीं करी। अगर मैं उस पर बात नहीं करती तो CPC का रूल क्या कहता है कि वो डीम्ड एडमिटेड मान ली जाती है चीज़, ठीक है। अगर मैं उसे छेड़ के या उसे मैं स्पेसिफिकली वो मेंशन ना करूँ कि ये जो चीज़ लिखी है ये मैं डिनाई करता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ है इसे मैं डिनाई करता हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसे क्या माना जाता है, डीम्ड एडमिशन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर्स द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, ठीक है। कोर्ट जो है में
इन इट्स डिस्क्रिशन, मंगवा सकता है। एविडेंस है ना। आज के लिए इतना ही। जो ओरल एविडेंस है ना, उस ये जो पूरा चैप्टर है एक ही बार में ख़त्म कर लेंगे। ओरल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी, मतलब टाइप ऑफ जितने भी एविडेंस होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, ये सब तो एक ही साथ कर लेंगे। थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो बोर मत होना, फ्रेश माइंड से करेंगे। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहो भाई।